हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियन रूल, उसमें हमने सभी रिवॉल्ट्स कवर किए। हमने सबसे पहले पॉपुलर रिवॉल्ट्स देखे, उसके बाद हमने ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखे और पीजेंट रिवॉल्ट्स। उसे हमने कन्वीनेट किया 1857 के रिवॉल्ट में, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके हमने 2 पार्ट्स कवर किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज हम उस पड़ाव से आगे निकल आए हैं। आज हम हिस्ट्री के उस सेकंड फेज में एंटर हुए हैं जहां पर हम पढ़ रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। ये लिटरल सेंस में बिपिन चंद्र की बुक का चैप्टर है, लेकिन हम इसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के अकॉर्डिंग, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के अकॉर्डिंग ये बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसे इग्नो, क्रॉनिकल्स, बिपिन चंद्र, शेखर बंदोपाध्याय, इन सभी बुक से कवर करेंगे। ये पार्ट 2 में 2 पार्ट्स में कवर रहेगा। आज पार्ट 1 डिलीवर किया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 डिलीवर किया जाएगा। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सवाल ये बनता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने चेंजेस आफ्टर 1858 पढ़ लिया तो आप वेरी ईजिली इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के सारे कॉजेज़ ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो 1858 के बाद के चेंजेस हैं वही एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम के कारण भी होंगे। उसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इंट्रो से। देखिए, चेंजेस आफ्टर 1858 क्यों ज़रूरत पड़ी इन चेंजेस की, उसे समझना ज़रूरी है। 1857 के रिवॉल्ट ने ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन इंडिया में पूरी तरह से हिला दी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी, ब्रिटिश एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ब्रिटिश सोशल कल्चरल इंटरवेंशन इन द इंडियन रिचुअल्स, इंडियन रिलीजियस कस्टम मैनर्स, ब्रिटिशर्स की प्रिंसली स्टेट्स के साथ पॉलिसीज़, उनकी अनेक्सेशन की पॉलिसी टूवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स, उनकी किंगडम में अनड्यू इंटरफेरेंसेस करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसका सीधा सीधा परिणाम ये निकला कि 1857 का विद्रोह हुआ। अब अल्टीमेटली नेचुरली ब्रिटिशर्स इन चीज़ों को तो इम्प्रूव करना चाहेंगे, बट बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। बहुत से चेंजेस आए उस समय इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डायनामिक्स में, जिसकी वजह से 1857 के बाद के चेंजेस डिसाइड होते हैं, शेप होते हैं और एक नया रोड मैप बनता है। वो क्या चेंजेस आए हैं वो मैं अब आपको समझाता हूँ। लेकिन 1858 ऑनवर्ड्स, अगर हम ये पर्टिकुलरली जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ 19th सेंचुरी ना, तो 19th सेंचुरी के मिड के बाद का जो सेकेंड हाफ पीरियड है, इस दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ बहुत इंटेंस हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आप सभी जानते हैं। 1760 के अराउंड ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और 100 ईयर्स बीत जाने के बाद 1861 पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड माना गया है, द पीक पीरियड, जब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। जब हम इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये वो समय था 1858 ऑनवर्ड जब वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंटेंस हो गया था और वाइड स्प्रेड भी हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत ही रॉबस्ट थी इस पर्टिकुलर टाइम में, और इसमें एक नया चेंज आया। वो क्या चेंज आया? देखिए, ध्यान से देखिए। ऐसा माना जाता है कि 1850 ऑनवर्ड्स बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कोई एक्सपेंड हुआ है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान है। ऐसा माना जाता है। जैसे इल्ज़ाम आज चाइना पर लगते हैं कि उनकी इकॉनमी समवेयर अराउंड चोरी के कंसेप्ट पे चलती है, लेकिन इकॉनमी कॉन्सेप्ट में ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। आप इंस्पायर्ड होते हैं किसी से, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, प्रोडक्शन फेनोमेनाज और प्रोसेसेस को यूटिलाइज़ करते हैं, उसे कुछ इकोनॉमीज़ और कुछ कंट्रीज़ चोरी भी कह देती हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आज आरोप चाइना पे हैं, यही आरोप ब्रिटेन कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे भी लगाता रहा। जो यूरोप को 14th 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स 19th सेंचुरी तक आने का समय लग गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अचीव करने में, लगभग 300 से 400 साल, क्योंकि यूरोपियन रेनेसेंस से लेकर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक का समय लंबा रहा। यही यूरोप के कंटेम्प्रेरी, अगर उस समय की बात करें हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसने यही इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ ऑलमोस्ट 60 to 80 ईयर में अचीव किया। वो इसलिए इसे अचीव कर पाया क्योंकि मेनली अमेरिका जिन दो लोगों के द्वारा बसाया गया है, दे आर माइग्रेंट्स, और वो यूरोपियन मेनलैंड से ही माइग्रेट करके वहाँ गए थे। उनके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उस समय की कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट थी उनसे वाकिफ़ थे। वो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जानते थे, उन्हें फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन बड़े लेवल पे करनी आती थी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थे क्योंकि उनके पास उस तरह की लेबर एंड आउटपुट मैकेनिज़म्स थे।
इसके बेसिस पर जब उन्होंने काम किया तो बड़ी तेज़ी से अमेरिका के ऊपर तो सीधा यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, बसाया ही उनके द्वारा गया है। जापान ने उनकी ट्रेनिंग ली। आप सबको पता है जापान ने जब अपनी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने इकोनॉमिक मॉडल सेटल कराए, उनके द्वारा टेक्नोलॉजी ली और उनके द्वारा अपने टेक्नीशियंस को प्रिपेयर कराया। इसकी वजह से बड़े लेवल पर आज जापान की इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ऐसे में ये दो नए देश, अब ध्यान से देखिए कि ऑलरेडी एक कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे में दो नए देश एग्जिस्ट कर गए किस फील्ड में? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। तो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं क्लियरली कि ब्रिटेन की जो मोनोपोली चल रही थी इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड इन द फील्ड ऑफ कमर्शियल वेंचर्स और द फाइनेंसेस, वो मोनोपोली कहीं ना कहीं इस पीरियड में ब्रेच हुई है, क्योंकि अब नए प्लेयर कंपटीशन में आए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जापान और जापान नए प्लेयर्स के तौर पर एग्जिस्टेंस में आए। देखिए ये पीरियड और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे अगर आप देखें तो जर्मनी इस पीरियड में जाना गया है, जर्मनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिसे हम आयरन मैन के तौर पर जानते हैं, आयरन मैन ऑफ जर्मनी, दैट इज़ बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। आप हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर सुनिए, उसमें डिटेल में इसके ऊपर चर्चा है। यूट्यूब पे IAS पीसेस वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट सर्च करिए, सारे लेक्चर मिलेंगे। तो जर्मनी में बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन किया जर्मनी का, और उसके बाद जर्मनी एक नई ग्रोथ के पाथ पे चल निकला। 1880 ऑनवर्ड्स आप सब जानते हैं कि जर्मनी एक न्यू प्लेयर के तौर पर वेंचर हो गया न्यू इकोनॉमी में, और उसने भी कॉलोनाइजेशन की फील्ड में कदम रखा। कारण ये हो जाता है कि इस पर्टिकुलर समय के दौरान पूरे यूरोप में एक ख़ास कंसेप्ट आया, किंगडम्स ख़त्म हो रही थी और लोगों के द्वारा मिल करके अपने नए नेशन बनाए जा रहे थे, और ये पीरियड है जो यूरोप में नेशन स्टेट्स के लिए जाना गया है। इस समय नेशन स्टेट का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेरिटोरियल डिमार्केशंस की गई उस समय पूरे यूरोप की। और जो कंट्रीज़ आज आप यूरोप की देखते हैं, चाहे वो स्पेन है, चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे जर्मनी है, चाहे UK है, चाहे नॉर्वे है, चाहे पोलैंड है, ये सारे इन दिनों में बन रहे थे अपनी आज की प्रेजेंट फॉर्म में। जब नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है, जब राष्ट्रवाद का कंसेप्ट आता है, तो पैट्रियोटिज़म की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, देशभक्ति बहुत मजबूत होती है, इसकी ज़ील इतनी पावरफुल होती है कि लोग भूखे रह जाएं, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उस समय पैट्रियोटिज़म होता है। और इस फीलिंग को यूरोपियन नेशन स्टेट के पीरियड के दौरान बड़े लेवल पर वहाँ के पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स ने यूटिलाइज़ किया। और ऐसे में जब आपकी एक टेरिटरी है और आप उस टेरिटरी से आइडेंटिफाई होते हैं, जर्मन्स अपनी टेरिटरी से आइडेंटिफाई होते हैं, फ्रेंच अपनी टेरिटरी से आइडेंटिफाई होते हैं, तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस का ये निकलता है कि अगर आप अपने आप को एज अ सुपीरियर फोर्स थ्रस्ट करना चाहते हैं, आप अपना टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट करेंगे, आप अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। और यही टेरिटोरियल एक्सपेंशन का दौर था, आप सब जानते हैं, जो वर्ल्ड वार 1 में कन्वर्ट हुआ। अगर ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन कंसेप्ट ना होता, जो कि खुद से नेशन स्टेट से जन्मा है, तो वर्ल्ड वार 1 शायद एग्जिस्टेंस में ना आती। वर्ल्ड वार 1 के लेक्चर में आज हम नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल डायनामिक्स बता रहा हूँ कि क्या चेंजेस उस समय में आए। ऐसे में अब जब आपने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला है, मैन्युफैक्चरिंग फैल गई है, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान नए प्लेयर्स के तौर पर एंड वेंचर कर चुके हैं, तो पहले अकेला ये था, अब 2 हैं, तो कुछ कॉमन चीज़ों के लिए एक प्लेयर की मोनोपोली के बाद जब 3 लोगों में कंपटीशन होता है तो वो बहुत ही स्टिफ होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये फेज़ का कॉलोनलिज्म बहुत ही डिफरेंट था, ये ब्लड शेड ओरिएंटेड हिस्ट्री है 1858 ऑनवर्ड। ऐसा नहीं है कि इसके पहले फ़ाइट्स नहीं हुई हैं, उनकी भी जिक्र कर लेते हैं और आपने पढ़ी हैं। मुद्दे की बात की फ़ाइट्स किन चीज़ों को होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इंडस्ट्री लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उन दिनों की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? मोस्टली इंडस्ट्री एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के तौर पर हैं। उन्हें अपने रॉ मटेरियल के तौर पर एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि अगर आप टेक्सटाइल बनाते हैं, आपको रेयॉन चाहिए, सिल्क चाहिए, कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, वुल चाहिए, और ये सब एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक से आता है। अगर आप शुगर बनाते हैं, आपको शुगर केन चाहिए, वो फार्म से आता है। टी है, कॉफ़ी है, टोबैको है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, स्पाइसेस है, सब एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है। तो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के तौर पर ये सब जाने जाते हैं। और ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, कोल चाहिए, मेटल्स चाहिए, क्योंकि आपको अगर फ्यूल करना है अपने इंजन्स को, अगर आपको यूज़ करनी है मैनुअल पावर के अगेंस्ट मशीन पावर, तो अल्टीमेटली आपको स्टीम का प्रयोग करना है। और स्टीम क्रिएट करने के लिए, वाटर बॉयल करने के लिए आपको हीटिंग इफ़ेक्ट के तौर पर एनर्जी जो चाहिए वो आपको कोल से मिलती है। तो कोल के लिए फ़ाइट होंगी इस समय में। इस तरह की सभी चीज़ों के लिए फ़ाइट होने के लिए मुद्दा ये है कि इस समय ये 3 देश, जो पहले अकेला प्लेयर था, अब 2 और आए हैं। और फर्स्टली ये
रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, ये पहली चीज़। रिसोर्सेज कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, इन सभी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों को लेकर के हाई लेवल पर स्टिफ कंपटीशन रहेगा इन देशों के बीच में। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये रहेगा, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि 1800 ऑनवर्ड्स बड़े लेवल पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़ी मार्केट कौन थी? एशिया। और एशिया में सबसे बड़ी मार्केट इंडिया थी। यही तरीका था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने भारतीय हैंडीक्राफ्ट और भारतीय आर्टिजन्स को ख़त्म कर दिया। कई तरह के डेलिब्रेट तरीके अपनाए और कई बार वो नेचुरली ख़त्म हो गए। वो पावर मशीन बेस्ड इकोनॉमी के साथ कंपटीशन नहीं ले पाए। अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि क्योंकि आप प्रोडक्शन ही तब करते हैं अगर उसे कंज्यूम करने वाला कोई हो, और आपकी प्रोडक्शन इस समय बहुत हैवी प्रोडक्शन चल रही है, क्योंकि जिस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने अपना लिया है वो हैवी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि आप फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, और फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए हाईली पॉपुलेशन ओरिएंटेड कंट्रीज़ चाहिए, और वो कंट्री अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ के तौर पर जानी गई हैं। ऐसे में आपने इन्हीं रीजन्स को कंट्रोल किया। तो सेकंड आस्पेक्ट इज़ कि आपको मार्केट्स चाहिए, और इस समय मार्केट्स के लिए बड़े लेवल पर कंपटीशन है। थर्ड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, पर्पज़ क्या है आपका? आप वहाँ से बड़े लेवल पर रिटर्न्स गेन कर रहे हैं। आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न भी तो आना है ना, जिसे हम ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अल्टीमेटली आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपया आया, आपने उसे खर्च कर दिया। दूसरा तरीका यही था कि आपने उस 1 लाख रुपये को खर्च किया है, गाड़ी ली है या फिर कोई और चीज़ ली है, लेकिन आपने उसे किराए पे लगा दिया, और अब उस 1 लाख रुपये से आपको आमदनी आती है, वो पैसे से पैसा बनता है। तो ये एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये पैसा कैपिटल कहलाया, इसे पूंजी कहा जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस समय बड़े लेवल पर जो प्रॉफिट्स गेन हो रहे थे वो इतने सरप्लस थे कि आपको उन्हें फर्दर इन्वेस्ट करना था। ऐसे में भी आपको ऐसी कंट्रीज़ चाहिए थी जिन कंट्रीज़ में शायद रेलवेज़ नहीं हैं, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, डैम्स नहीं हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट्स नहीं हैं, ताकि आप उन कंट्रीज़ में जा कर के इन्वेस्ट करें और वहाँ से बड़े लेवल पर प्रॉफिट्स अर्न करें। तो इस तरह से आपको इस समय में हाई लेवल पर कैपिटल आउटलेट्स चाहिए थे, ताकि आप अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकें, और वो कैपिटल आउटलेट्स भी यही कंट्रीज़ बनती थी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके लिए इनके बीच में फ़ाइट थी, इन 3 चीज़ों के लिए बहुत ही स्टिफ फाइट हुई। ऐसे में आप क्या करते हैं? ब्रिटेन ये सभी तीनों चीज़ें पहले एग्जीक्यूट किसके बेसिस पे कर पा रहा था? क्योंकि ब्रिटेन के पास कॉलोनीज़ थी। अगर आप देखें तो अफ्रीका एक बड़ी कॉलोनी के तौर पर है ब्रिटेन के पास, एशिया में इंडिया एक बड़ी कॉलोनी के तौर पर है ब्रिटेन के पास। इसके अलावा भी सेंट्रल अमेरिका यानी कि अटलांटिक ओशन में और बाकी रीजन में, पैसिफिक ओशन में उसकी कुछ कॉलोनीज़ थी। लेकिन उस टाइम पर जो प्लेयर्स होते थे, जो राइवल्स होते थे, वो यूरोपियन राइवल्स थे। मेनली पोर्तुगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे, डेन थे और स्पेनिश थे। इन सभी के साथ आपकी राइवलरी थी। तो आपने ये देखा है, जब भारत आते हैं ब्रिटिशर्स, उसके पहले ही इंडिया में पोर्तुगीज़ और डच पीपल के बीच में एक राइवलरी चल रही है डिफरेंट एरियाज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए। कारण ये है कि उनके देशों में यानी कि यूरोप में जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लगाई हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में 2 रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो रॉ मटेरियल के तौर पर उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, और दूसरा बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस करने के लिए उन्हें लेबर चाहिए। ख़ास तौर पर जो प्लांटेशन क्रॉप्स लगाई जाती थी, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो टी है, चाहे कॉफ़ी है, चाहे टोबैको है, इन प्लांटेशन क्रॉप्स को उस समय मैनुअली हैंडल किया जाता था, और उसके लिए बड़े लेवल पर आपको लेबर चाहिए होती थी। यही कारण रहा कि आपने ब्लैक अफ्रीकन्स को अफ्रीका से परचेज़ करके पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करना शुरू किया, और उन्हीं ब्लैक अफ्रीकन्स के थ्रू उनको आपने अमेरिका से ट्रेड किया, और अमेरिका में एक स्लेवरी बेस्ड कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। और वहीं से उसी समय से वो जो एक नीग्रोज़ की पॉपुलेशन है, टबैको और अदर कल्टीवेशन प्रोसेस में अमेरिका में यूज़ होती रही। तो कुल मिलाकर के आपको बड़े लेवल पर लेबर पावर चाहिए और आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। इसके लिए शुरू से ही, जब से यूरोपियंस का इंडिया में एडवेंट हुआ, उनके बीच में फ़ाइट्स चल रही थी। उन फाइट्स में शुरुआती राइवलरी मैंने बताया पोर्तुगीज़ और डच के बीच में थी। समय आगे बढ़ा, यही राइवलरी ब्रिटिशर्स और डच के बीच में हुई। बाद में जाकर के ये राइवलरी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हो गई, और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में तो इंडिया में अल्टीमेट राइवलरीज हुई। लेकिन उस समय में एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता था। वो क्या था
क्योंकि उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना इंटेंसिफाई नहीं था, कारण मशीन बेस्ड प्रोडक्शंस उस समय में नहीं हुए थे। सभी के सभी यूरोपियन कंट्रीज़ और उनसे उत्पन्न हुई कंपनीज़, जिन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनीज़ कहते हैं, वो सब मेनली वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को कैप्चर करना चाहते थे। यानी कि उस समय मैन्युफैक्चरिंग इतना इम्प्रूव्ड नहीं था, ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट थी। इंडियन स्पाइसेस, इंडियन हर्ब्स और इंडियन टेक्सटाइल को वर्ल्ड लेवल पर इंडिया में आकर के ये लोग परचेज करके ट्रेड करना चाहते थे, जिससे मुनाफा कमाना चाहते थे। ऐसे में उस समय बड़े लेवल पर लैंड वेकेंट पड़े हुए थे और नए नए कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ खाली थी। तो ऐसे में कॉलोनीज़ के लिए फ़ाइट उतनी इंटेंस नहीं होती थी, क्योंकि उदाहरण है, भारत में ब्रिटिशर्स और डच की फ़ाइट हुई तो डच आराम से इंडोनेशिया की तरफ चले गए, वो अपनी एक्टिविटी वहाँ करने लगे, और ब्रिटिशर्स ने इंडियन मेनलैंड अपना लिया। बाद में फ्रेंच के साथ फाइट हुई और आप सबको पता है फ्रेंच आराम से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले गए। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सारे एरियाज़ हैं, वो वहाँ पर कंसंट्रेट कर गए। आप सब जानते हैं स्पेन तो इस तरफ आया ही नहीं। स्पेन ने बड़े लेवल पर सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स जो हैं और साउथ अमेरिका, इसलिए नाम भी लैटिन अमेरिका है क्योंकि लैटिन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पोर्तुगीज़ भी साउथ अमेरिका में कंसंट्रेट कर गए, अंगोला और माडागास्कर के एरिया में फोकस कर गए। तो इसी तरह से उस समय में लैंड अबेंडेंटली अवेलेबल था। बड़े लेवल पर जो कम्युनिटीज़ थी वो यूरोपियन रेनेसेंस के फेज़ की जो यूरोप ने फेस किया, जिसकी वजह से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप था, बाकी कॉन्टिनेंट्स उस फेज़ को अभी डेवलप नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से उन लोगों के पास उतने डेवलप्ड तरीके नहीं थे फार्मिंग के, एग्रीकल्चर के, मैन्युफैक्चरिंग के, तो वो इनके द्वारा रूल हो जाते थे। ऐसे में उस समय एम्पल लैंड अवेलेबल था, लेकिन 1858 के बाद यह सिनेरियो बदला है। अब जब जापान, ब्रिटेन और यूएसए के बीच में इन तीन चीज़ों को लेकर के कंपटीशन है, तो कॉलोनीज़ बची ही कहाँ हैं? आप इमेजिन कीजिए कि क्या कॉलोनीज़ बची हैं? कॉलोनीज़ पहले ही ऑक्यूपाइड हैं। अब आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप जिनके द्वारा कॉलोनीज़ ऑक्यूपाइड हैं, आप उनसे खाली कराएं और अपना दबदबा बढ़ाएं। तो ये तो अल्टीमेटली ब्लडी फाइट है, रक्त बहेगा, है ना, रक्तपात बड़े स्तर पर होगा। तो ऐसे में अब क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स ने ये दिमाग लगाया कि हमें इस स्टिफ कंपटीशन में एंटर होने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अब हम ट्रेड इकोनॉमी से बहुत बाहर आ गए, और दूसरी बात हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम अब बहुत चेंज हो गया है। हमारे पास बहुत बड़ा साइज़ की कंट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो आज का इंडिया है, लेकिन उस टाइम तो सब कॉन्टिनेंट था। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सारे इसका पार्ट थे, कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का भी था। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आज का अकेला इंडिया ही देख ले तो यूरोप के बराबर है। हमारा एक एक स्टेट उनकी कंट्री से बड़ा जाता है, और पॉपुलेशन वाइज तो हम कहाँ हैं कोई सोच नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के उन्होंने देखा कि पूरा सब कॉन्टिनेंट है, तो बेटर ये है कि इनके साथ कंपटीशन में इंडल्ज होकर के नए कॉन्टिनेंट अपनाने से बढ़िया है हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलोनीज़ जो हमारी हैं उन पे पकड़ अपनी और मजबूत करें। पहला एस्पेक्ट तो ग्रिप और स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरा अपने हॉरिजॉन्स एक्सपैंड करें, फ्रंटियर्स तक जाएं, जहाँ तक हम आज दिन तक नहीं गए वहाँ तक जाएं। एक तो इंटेंस हो, दूसरा एक्सटेंस हो। तो यानी कि आप ये देखेंगे कि रिवर्स चीज़ है कि 1857 के बाद, रिवॉल्ट के बाद ऐसा माना जा सकता था कि ब्रिटिशर शायद इंडियन कॉलोनी को लेकर के नरम हो, नहीं, इंडियन कॉलोनी को लेकर के वो और इंटेंस हुए और एक्सटेंस हुए वाया द फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ये पहली चीज़ है। तो अल्टीमेटली इस रिक्वायरमेंट से पैदा होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस जो 1858 के बाद आएंगे। अगर आपको ये ग्राउंड क्लियर है तो आप उन चेंजेस को बड़ी ईजिली ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे चेंजेस ही अल्टीमेटली कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, कैपिटलिस्ट टेंडेंसी को सर्व करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है और फैक्टर कॉस्ट घटानी है। किसी भी तरह से प्रोडक्शन में कोई फैक्टर कॉस्ट ना जाए, लेबर के एंड पे हम उसे रिड्यूस कर दें। पहला एस्पेक्ट, जो भी हमें पेमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, उसके एंड पर हम रिड्यूस करें, लेकिन हम मार्जिन्स को इंक्रीज़ करें। यही है पूंजीवाद, कम लगा करके ज़्यादा बनाना, और वो बनाने के लिए हमें और स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी कंट्री पे करना पड़ेगा, ताकि हम जो कॉलोनीज़ शायद लूज़ कर सकते हैं आज की डेट में जापान, यूएसए को, या जो हम कब्जा सकते थे और अब नहीं कब्जा पाएंगे, उसे कंपनसेट अगर हमें करना है तो वो इंडिया से करना है। तो इसके बाद ग्रिप और टाइट होगी, एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का और बढ़ेगा, और इसमें अब एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, वो आएगा रिएक्शनरी। आज दिन तक इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लेकिन उस एक्सप्लॉयटेशन के पीछे कई थ्योरीज़ दी जाती थी खुद ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो थ्योरीज़ ये रहती थी कि हम इंडिया में आए हैं इंडियंस को सिविलाइज़ करने के लिए, और उनका ये स्लोगन हुआ करता था, वी आर सिविलाइजिंग द नेटिव्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक मॉरल मैंडेट है कि हमें पैटर्नलिज्म का रोल प्ले करना है। हम पिता हैं तुम्हारे, क्योंकि हम इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, पॉलिटी में तुमसे फार अहेड हैं, और हमें तुम्हें उस एम्बिट में लेकर के आना है।
इसके लिए हम तुम्हारे देश में आए हैं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन 1857 के बाद ऐसे स्लोगन्स नहीं दिखे। 1857 के बाद अंग्रेज़ों का क्लियर कट एक रिएक्शनरी स्टैंस नज़र आया और वो ये मानते थे कि इंडियंस एक मॉरली, सोशली, कल्चरली डिग्रेडेड रेस है, ये किसी के लॉयल नहीं हो सकते, इनके साथ कितना ही कर लो, इनका कितना भी विकास कर लो, ये कभी किसी को सर्व नहीं कर सकते। ऐसे में वो जो स्लोगन जो शायद ऑन पेपर एटलीस्ट यूज़ होता था, इन थ्योरी एटलीस्ट प्रमोट होता था, जो कि मुखौटा धारण किया था अंग्रेज़ों ने, वो भी अब हटाया गया है। और अब ये बहुत फियर्स है, ये क्लियर है कि हमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करने हैं, हमें अपनी होम कंट्री के लिए जो भी रिसोर्सेज और जिस तरह के मार्केट एक्सप्लॉयटेशंस करने हुए वो हम करेंगे, और इसमें कोई डर की बात नहीं है। तो मुद्दे की बात, इसके बाद आपको भारत के जो गवर्नर जनरल्स दिखेंगे वो बहुत ही रिएक्शनरी नज़र आएंगे। आपको लॉर्ड डफरिन दिखेंगे, आपको लॉर्ड लिटन नज़र आएंगे, लॉर्ड एग्नेल नज़र आएंगे, लैंसडाउन नज़र आएंगे, कर्जन, जब कर्जन आएंगे तो पीक हो जाएगी रिएक्शनरी स्टेटस की। और आप देख सकते हैं कि कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल को डिवाइड करने वाले लॉर्ड कर्जन थे, उनके ऊपर प्रेशर बना। बाद में 1911 में फिर से बंगाल का रीयूनिफिकेशन हुआ, क्योंकि 1905 के दौरान जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था उस समय में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, और उसी स्वदेशी मूवमेंट से भयभीत होकर के सरकारों ने स्टांस बदले। मुद्दे की बात यह है कि इस दौरान आने वाले सभी गवर्नर जनरल रिएक्शनरी नहीं थे। अगर वो रिएक्शनरी होते तो शायद आज़ादी 1947 के बजाय 1914 में ही मिल चुकी होती। लेकिन बीच में कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भी आएंगे जिन्होंने टेम्परेचर को कम किया, जैसे लॉर्ड रिपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पे जाने जाते हैं, जैसे लॉर्ड मायो। आप सभी जानते हैं कि पहला सेंसस 1871 में भारत का पहला सेंसस लॉर्ड मायो के समय में ही हुआ है। उसके बाद लॉर्ड रिपन का समय बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आए, वो फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लॉर्ड रिपन के समय में ही कंपनीज़ के एक्ट आएंगे और उन एक्ट में काफ़ी सुधार भी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये न्यूट्रल या फिर थोड़े से प्रो स्टांस रखने वाले इंडिया के प्रति इस तरह के गवर्नर जनरल आए जो एटमॉस्फेयर मॉडरेट हो गया। अदरवाइज़ जिस तरह की कंडीशन स्वदेशी मूवमेंट से बनी थी 1905 में, अगर रिएक्शनरी टेंडेंसीज ब्रिटिशर्स की कंटिन्यू रहती तो अल्टीमेटली एक माहौल, एक अपसर्ज ऐसा क्रिएट हो जाता कि ब्रिटिशर्स के 1914 के वर्ल्ड वार में एंटर होते ही उधर से भारत में गांधी जी की एंट्री होती, और भारत शायद 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई है वो 1914 में ही कर जाता और भारत को पहले आज़ादी मिलती। पर जो हुआ समय के अकॉर्डिंग हुआ है, और वो सारी चीज़ें आप आने वाले दिनों में ट्रेस करने वाले हैं। इसी पृष्ठभूमि को बताते हुए और मैं आगे बढ़ता हूँ और शुरुआत करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कि चेंजेस जो आए हैं वो किस दिशा में आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्यों आए हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए समझना होगा। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। वो क्या है, मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ, पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, कैबिनेट, चीज़ें समझानी पड़ेंगी। जस्ट सपोज़ करिए कि मैं आज की डेट में इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया में एक पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है। वो पार्लियामेंट में एक तो लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। लोअर हाउस को आप कह देते हैं लोकसभा, अपर हाउस को आप कह देते हैं राज्यसभा। प्लस प्रेसिडेंट होता है। ये पूरा मिल के बनती है पार्लियामेंट। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट माने संसद, और वहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो हैं सांसद। तो मतलब जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो होते हैं मेंबर पार्लियामेंट, एमपी। अब इसमें होता ये है कि हमारे देश में 5 साल पे चुनाव होते हैं, हम सब वोट डालते हैं। जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में, मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं, सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं, पहली बात। प्लस जिनके पास मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी इन द सेंस जैसे हमारे पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, सपोज़ कीजिए 545 सीट्स हैं लोकसभा की, तो उसका हाफ मार्क तो आपको पार करना पड़ेगा ना, 272 का आंकड़ा तो टच करना पड़ेगा। तो जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी एमपी होते हैं और 272 या उससे ज़्यादा होते हैं, वो सरकार बना लेती है। लेकिन उसके बाद वाले एमपी वेस्ट हो गए, नहीं, वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्योंकि एमपी तो सारे ही हैं, ये भी एमपी हैं, वो भी एमपी हैं, सारे एमपी हैं। वो अपोजिशन के हैं, ये रूलिंग पार्टी के हैं। रूलिंग पार्टी इसलिए इन्हें कहा गया क्योंकि फिर इस पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करें। अब गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं और पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना है, तो इट इज़ ए लेजिस्लेटिव बॉडी।
कानून बनाना, यानी कि ये विधायिका है, विधायिका विधान बनाती है ना, ये लेजिस्लेट करती है, मतलब ये लेजिस्लेचर है, इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब अल्टीमेटली इसमें जो लोग बैठे थे वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी बनी, उसने सरकार बनाई, मतलब उसने एग्जीक्यूटिव बनाई। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? कार्यकारिणी, जो पार्लियामेंट में बने कानूनों को ज़मीन पे अप्लाई करती है सरकार, तो एग्जीक्यूटिव को ही हम सरकार कहते हैं। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज़ हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? सिंपल, जो रूलिंग पार्टी है जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अपना दावा वगैरह आप पेश कर दीजिए, वो पेश कर देते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। ऐसे में जो रूलिंग पार्टी के सभी सांसद हैं वो मिलकर के अपने सांसद दल का नेता चुन देते हैं, लीडर चुन देते हैं एमपी ग्रुप का, और वो जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर। और फिर प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी पार्टी से, या फिर ऐसा भी हुआ है दूसरी पार्टियों से, और फ्रॉम एनी हाउस वो अपने मंत्री चुने, तो वो मंत्री रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति उन्हें मंत्री बनाते चले जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन दो प्रेसिडेंट के हाथ में ताकत नहीं है खुद से चुनने की नहीं। एमपी वो प्राइम मिनिस्टर वो है जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, और मिनिस्टर्स वो हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने चुने हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ मोहर लगा रहे हैं, इनको अपॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से अब ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी एक छोटी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की कैबिनेट। अल्टीमेटली ये तभी तक एग्जिस्टेंस में है ना जहाँ से ये आए हैं वो एग्जिस्टेंस में हो। तो अगर इनकी पार्टी मेजॉरिटी में ही नहीं रहेगी तो फिर ये भी तो सरकार में नहीं रहेंगे ना। तो इसका मतलब ये लोग आंसरेबल हैं टू द पार्लियामेंट। आप देखिए रफाल पे डील हुई तो संसद में राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। आप देखिए कि बालाकोट पे अटैक हुआ तो संसद में जवाब मांगे जा रहे थे। कुछ भी भारत में होता है तो सरकार का जवाब आपके प्रति बनता है, जनता के प्रति। लेकिन जनता कैसे जवाब मांगेगी? जनता जवाब मांगती वाया रिप्रेजेंटेटिव, और जनता के रिप्रेजेंटेटिव किधर बैठे हैं? पार्लियामेंट में। तो आपके बिहाफ पे ऑपोजिशन वाले सरकार से जवाब मांगते हैं, पहली बात। दूसरा, रूलिंग पार्टी के ही एमपी आपके बिहाफ पर अपने मंत्री से जवाब भी मांगते हैं। जैसे आपके टेरिटरी का कोई एमपी है और वो उसी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, सिंपल एमपी है। उसी रूलिंग पार्टी से एक एमपी मंत्री भी है, तो वो सेम रूलिंग पार्टी का ही एमपी और उसी पार्टी का मंत्री, लेकिन वो आपकी टेरिटरी में है, ब्रिज बनना था, बना नहीं है, वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से जा करके बात कर लेगा और पूछेगा कि भाई सर ये क्या हुआ है जी, मेरे यहाँ पर आपने ब्रिज बनाना था, मुझे स्पष्ट करिए संसद में कि क्यों नहीं बना। तो मतलब पर्सनल फ़ोन पर नहीं पूछ सकते, हेलो सर मंत्री जी मेरे यहाँ पे ब्रिज बनना था, बना रहे कि नहीं। सवाल जवाब करने के लिए संसद बनी है। तो हमारी सरकारें संसद के प्रति आंसरेबल होती हैं। ये बात समझ आ गई? इसको रोक देते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में हमें काफ़ी बता दी चीज़ें। हम बात कर रहे हैं 1858 की इंडिया की, और उस समय बात किसकी कर रहे हैं? ये भारत, इंडिया, भारत भी लिख देते हैं भाई। संसद में संविधान में भारत के दो नाम हैं, ओके, इंडिया एंड भारत। अब अल्टीमेटली यहाँ से ऐसे करके चले जाओ तो ये ऐसा करके यूरोप है, ये इंडिया। अब यूरोप में अगर देखें तो ये आइलैंड के तौर पर यूके एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें भी अगर हम बात करें तो लंदन। अब अल्टीमेटली यहाँ पर भी एक पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर नाम की जगह, वहाँ पे भी एक पार्लियामेंट है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस है। उसके लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और उसके अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हमारा अपर हाउस राज्यसभा, उनका अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड। इसलिए तो बड़े कुछ इंडियन भी वहाँ के अब सिटीजन हो गए तो वो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड में चुने जाते, तो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा देते ना। हमें टेंशन हुई रहती थी ना, ये भगवान है, लॉर्ड स्वराज पॉल, इस तरह के कई लॉर्ड होंगे इंडिया में भी। वो लॉर्ड नहीं है एक्चुअली, वो गॉड वाले लॉर्ड नहीं है, वो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, और इस तरह के हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी हैं। तो जैसे हमारा लोकसभा उनका हाउस ऑफ कॉमन, हमारा राज्यसभा उनका हाउस ऑफ लॉर्ड, प्लस हमारा प्रेसिडेंट उनका प्लस क्राउन राजघराना, ये फ़र्क आ जाता है उनका और हमारा। हमारा इधर से प्रेसिडेंट है इसलिए हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, हम रिपब्लिक हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का जो हेड है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इलेक्टेड मेंबर है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो राजघराने से वंशानुगत तरीके से नहीं आता, वो हेरिडिटरी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक पर्सन बैठा है तो सुप्रीम पोस्ट, वो वंशानुगत है, वो हेरिडिटरी है, वो राजघराने से ही आगे बेटे का बेटा या फिर क्वीन कोई भी बनते रहेंगे। तो
तो क्राउन है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक मोनार्की है। लाइक सेम इन द जापान इज अ डेमोक्रेटिक मोनार्की बट वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, वी बोथ आर डेमोक्रेसीज बट दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक मोनार्की, वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये फ़र्क है। कोई पूछे तो ये अंतर आप बता देना। अब वहाँ पे क्राउन है, लेकिन ये भी आज की बात कर रहा हूँ, वापस चलते हैं 1858 में, उस टाइम पे भी ये थी। तो वहाँ के लोअर हाउस अपर हाउस प्लस क्राउन को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब अल्टीमेटली जब मैं बैक जाता हूँ 1858 के अराउंड, तो इस पार्लियामेंट में कई सारे एक्ट बनते थे, किस चीज़ को रिलेटेड, जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ हैं और एक कॉलोनी इंडिया भी थी। तो एक एक्ट आता है 1858 का एक्ट, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ 1858 एक्ट। इस 1858 एक्ट के तहत क्या चेंजेस कर दिए गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे समझिए, ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी ना, पता कैसे आई थी, 1600 में वहाँ की क्वीन ने एक चार्टर इशू कर दिया था, और उसे हम कहते हैं द रॉयल चार्टर। राजघराने ने इशू किया था तो रॉयल चार्टर ही कहेंगे। उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप लोगों के पास मोनोपोली ट्रेड का राइट है, इंडिया जाओ और मोनोपोली ट्रेड करो, मतलब ब्रिटिश कोई और बंदा ब्रिटेन से जाके इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी कंपनी कर सकती। और अगर किसी को इंडिया से ट्रेड करना, वो तुम्हारी कंपनी का मेंबर बनेगा तो ही ट्रेड कर सकता, ट्रेड तुम ही करोगे। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लैंड हो गई 1602 में, आई, मेहनत की, प्रयास किए, और 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, इस तरह से काम बढ़ गया। बस आगे चलते गए। अब करते क्या थे, अब यहाँ पर आए हैं, फैक्ट्री गोदाम बनाया, गोदाम को मैनेज तो करना है, किसी ना किसी को तो उसे गवर्न करना ही है। तो एक पोस्ट खड़ी हो गई गवर्नर। अब वो गवर्नर क्या होता था, वो गवर्नर काम करता था, उसके साथ 2-3 मेंबर उसके सहायक भी होते थे उसे मदद करने के लिए, उसे हम कहते थे परिषद काउंसिल। तो इसे हम कहते थे गवर्नर इन द काउंसिल, गवर्नर काउंसिल। अब अल्टीमेटली वो जिस एरिया में है, जिस एरिया को वो गवर्न कर रहा है, वो फैक्ट्री बढ़ते 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 पूरे शहर को खा गई, बढ़ते बढ़ते कई स्टेटों को खा गई। वो फैक्ट्री साइट ही कितनी बड़ी हो गई, पूरी टेरिटरी कितनी बड़ी हो गई अंग्रेजों की। इस तरह के 3 पॉकेट्स इंडिया में बने, एक बंगाल, एक बॉम्बे, एक मद्रास। और अल्टीमेटली क्योंकि वो जो गवर्नर है वो अब अल्टीमेटली उस काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड कर रहा है, तो वो तो प्रेसिडेंट ही हुआ ना। तो फिर जो प्रेसिडेंट के अंदर है टेरिटरी, उसे प्रेसिडेंसी ना कहेंगे। तो फिर 3 प्रेसिडेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। कितनी प्रेसिडेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई, 3 प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी मेनली इंडिया में रहती थी। तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर थे और हर गवर्नर की मदद करने के लिए उसके काउंसिल थे। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर को एक एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया हुआ था कि तू गवर्नर तो है अपनी प्रेसिडेंसी का, बट इन जनरल तो इन 2 टेरिटरी के गवर्नर्स के भी ऊपर है, तो यू आर गवर्नर जनरल। उसका नाम क्या था, गवर्नर जनरल। तो बाकी दोनों बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर अपनी टेरिटरी के, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी अपनी टेरिटरी का, गवर्नर जनरल भी है। मतलब पूरे इंडिया में जहाँ तक ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट है, ऑल इन ऑल उसका भी जनरली वही गवर्नर सुपीरियर पोजीशन के तौर पर चल रहा है। ऐसे में एक पोस्ट निकल करके आती है गवर्नर जनरल, और इन्हीं गवर्नर जनरल्स के मैं नाम ले रहा था ना, लिप्टन, लैंसडाउन, लॉर्ड मायो, ये सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होंगे इसलिए लॉर्ड मायो हो गए, है ना। तो बस इस तरह से लोग आते थे और यहाँ पे गवर्नर जनरल बनते रहते थे। अब अल्टीमेटली ये गवर्नर जनरल तो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात 1857 के पहले क्या होता था, ये भारत में रूल कर रहा है, लेकिन है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नुमाइंदा ना भाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहाँ से बन के आई है ना, ब्रिटेन से। तो कंपनी है, यहाँ पे गोदाम बनाए, फैक्ट्री साइट लगाई है, सामान इकट्ठा करते, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कहीं पीछे ही होंगे लंदन में। तो लंदन में एक दफ्तर हुआ करता था और उसे कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और वो कंट्रोल किनको करते थे, गवर्नर्स को, गवर्नर जनरल्स को, सिंपल। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने देखा, कहते ये अच्छा काम चल रहा है भाई, हैं, सेना तुमको हमने दी, बंदूकें हमने दी, असला बारूद हमने दिए, बड़े बड़े पानी के जहाज हमने बना के दिए, सारा समर्थन हमने दिया, जब भी तुम्हें आशीर्वाद चाहिए था तो क्राउन का आशीर्वाद तुम्हें हमने दिया, रॉयल चार्टर हमने दिया कि कोई और आदमी जाके इंडिया में व्यापार नहीं करेगा, तभी तुम मलाइयाँ खा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा, तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो तुम्हारे गवर्नर, तुम मजे ले रहे हो, हमारा भी तुम पे कंट्रोल चाहिए ना, हमें भी मलाइयाँ खानी है इंडिया वाली। तो उन्होंने एक नया ही कंट्रोल और बना लिया, वो बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब क्या सिस्टम हो गया, एक है अंग्रेज ब्रिटिश क्राउन और उसके साथ ब्रिटिश की पार्लियामेंट, जैसे ऑल इन ऑल हम कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी में लंदन में, तो किस पे कंट्रोल करेगी, कंट्रोल करेगी आके सीधा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन किसके वाया कंट्रोल करेगी, क्योंकि बॉडी चाहिए ना, बॉडी बना दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना करके
ब्रिटिश सरकार कंट्रोल कर रही है कोड ऑफ डायरेक्टर को, और कोड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं भारत में गवर्नर जनरल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये अपरेटस चल रहा था अब तक। इस अपरेटस को 1857 के बाद बदल दिया। चलो क्या बदला? 1858 के एक्ट में कहा गया कि पहली बात तो ये क्लियर है कि अब इंडिया नाम की टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई है, और एक नॉन एक्सपर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हैंडल कर सकती, क्योंकि वो व्यापारिक कंपनी है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, वो कोई सरकारें नहीं है, उन्हें को पॉलिटिकल नॉलेज उस लेवल पे नहीं है। हाँ ठीक है, एग्रेंडाइजमेंट करना ठीक है, एरियाज जीतने ठीक है, बट अब अपन को फुली कंट्रोल में लेना पड़ेगा इंडिया। पहला निर्णय तो ये है। तो ऐसे में 1858 के एक्ट के तहत एक परिवर्तन आ गया इंडिया की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कि आज के बाद इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल करके डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। ठीक है, 1858 के एक्ट के बाद पहला चेंज बड़ा क्या आया कि इंडिया आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नाम डिलीट वर्ड गया। तो भारत का वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटर्स अब सीधा किसके अंदर चला गया? क्राउन। सीधा वहाँ के राजघराने ने इंडिया को अपने अंदर ले लिया। मतलब इंडिया अब सीधा सीधा बरतानिया अंपायर का हिस्सा है, जो ब्रिटानिया शासन था ना उसका हिस्सा है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन का रूल इतना था कि कभी सूरज नहीं डूबता था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में तो इनकी कॉलोनियाँ थी, सूरज कैसे डूबेगा? इधर इंग्लैंड में सूरज डूबता था तो कहीं और ही उग जाता था, उधर कहीं और उग जाता था। तो रानी ऐसी ही रात को सोई से उठ जाती थी, कहती सूरज डूबा? कहते नो मैडम, वो तो उग गया ऑस्ट्रेलिया में कहीं। कहते ओके, कभी डूबना नहीं चाहिए। तो ऐसे कभी सूरज डूबता नहीं था। धरती घूमती है। कैसे घूमती? धरती वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती रहती, तभी तो सूरज ईस्ट से निकलता है। सूरज तो ऐसे ही रहता है चौकन्ना, अर्थ ऐसे घूम के कहती ले भाई सूरज के सामने आ गई, और फिर ऐसे घूम जाती है तो रात हो जाती है। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और ऐसे रेवोल्यूशन भी करती रहती है। तो रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों चलते रहते हैं। ऐसे में अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी तो गई, लेकिन इंडिया का ऑपरेटर्स तो है वही। इंडिया में तो लोग वैसे गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी सब हैं। अब क्राउन सीधा कंट्रोल करेगा, तो क्राउन कैसे कंट्रोल कर ले? क्राउन तो क्वीन, इतना बड़ा राजघराना। ऐसे तो है नहीं हवाई जहाज़ और मोबाइल फ़ोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि इधर देख ले इंडिया में क्या चल रहा है, दुगुना लगान मिला कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई तो चाहिए ना जो उन्हें इंडिया की खबर दे, या कोई तो चाहिए जो उनके बिहाफ पे इंडिया चला ले। तो वो कौन होगा? जो इमीडिएट पर्सन है, जो सीधा सीधा रानी के बिहाफ पे इंडिया से डील करेगा, तो रानी का तो सेक्रेटरी होगा ना, रानी का तो सेक्रेटरी होगा ना। और जैसे मैं अगर आज इंडिया की एज ए यूनिफाइड कंट्री बात करूं, तो फिर ये पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सारे इंडिया के स्टेट ही है ना, हमारे राष्ट्रपति की तो ये स्टेट ही है ना। इस तरह से उस समय में